का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे देश के लिए, राज्य के लिए और हम सभी के लिए। आज के दिन हम लोग जो बिहार जाति आधारित गणना 2022 का प्रतिवेदन आज विमुक्त कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं पब्लिक के लिए और आपके लिए। आप जैसा अवगत हैं, बिहार विधानमंडल के द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित गणना कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस संबंध में 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद का निर्णय हुआ कि ये कराया जाएगा और कराए जाने का ये था कि विभिन्न जो सामाजिक आर्थिक जो पहलू हैं बिहार के, उसका एक गणना कराया जाए और उसके बाद हम लोग उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करें। तो ये 2 स्टेजेस में होना था। पहला स्टेज था जिसमें जो मकान वाइज हम लोग हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो हाउस लिस्टिंग का फेज था, जो कि आपको प्रथम चरण में किया गया 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक। इसमें मकान का नंबरीकरण किया गया और संक्षिप्त मकान सूची का निर्माण किया गया। उसके बाद द्वितीय चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया और इसमें जिला स्तर के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, अपर जिला दंडाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई और उसके बाद ये पूरे युद्ध स्तर पे ये कार्य संपन्न हुआ और 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े निर्मित करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको संकलित किया गया। उसके बाद प्रविष्टियों की जांच के लिए आवश्यक होता है कि उसका रैंडम ट्रूथिंग किया जाए, उसको पुनः देखा जाए कि आंकड़े वास्तव में जो मिल रहे हैं वो सही हैं या उसमें कुछ त्रुटि है। तो उसमें 2 स्टेज पे त्रुटियां हो सकती थी, एक तो एंट्री करने के टाइम में और एक है कि ऐप में कन्वर्ट करने के टाइम में। तो ये दोनों स्टेज की त्रुटियों को हम लोगों ने 5% जो डेटा है, करीब 7 करोड़ 90 लाख प्रविष्टियों की जांच की गई और उसके बाद जो आंकड़े उमर्ज करके आए हैं वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2 करोड़ 83 लाख 44 हजार 107 है और इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53 लाख 72 हजार 22 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4 करोड़ 41 लाख के करीब है, महिलाओं की संख्या 6 करोड़ 11 लाख के करीब है और अन्य में हमारे 82,836 है। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके 2 जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। तो ये आवश्यक है, जो इसको करने वाले हैं हमारे प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनके साथ हैं सोहेल अख्तर जी जो सचिव है वहाँ, और श्री संतोष मल हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के तरफ से वो कर रहे थे ऐप का। तो सबसे पहले मैं सोहेल से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको प्रक्रिया की डिटेलिंग दे दें ताकि कोई आपको कहीं कोई गैप न रहे समझने में पूरे प्रोसेस को, और आप अच्छा से इसको अपना रिपोर्ट करने के लिए आप पूरा फुल मटेरियल आपको मिल सके। सोहेल। और आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर बिहार में किसकी कितनी जनसंख्या है, कुशवाहा 4.27%, वहीं कुर्मी जाति की बात की जाए तो 2.87%। कुशवाहा जाति से आने वाले लोग जो हैं वो 4.28। जिसको हम लोगों ने इनोवेशन ब्लॉक कहा। हर इनोवेशन ब्लॉक के लिए हमने एक प्रगणक रखा और हर 6 के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर रखा जो काम को देख रहे थे। प्रथम चरण में जो मुख्य सचिव महोदय ने बताया, पूरे ट्रेनिंग की गई, 1 महीने तक ट्रेनिंग चली हमारी। पटना से लेकर के और सभी प्रखंड में हम लोगों ने ट्रेनिंग चलाई
और ट्रेनिंग चलाने के बाद लगभग 2,34,666 इन्यूमरेटर की सेवा ली गई है, 40,736 सुपरवाइजर की सेवा ली गई और ट्रेनिंग का काम लगभग 3.5 लाख लोगों का 1 महीना तक चलता रहा। और ट्रेनिंग के बाद 7 जनवरी से हम लोगों ने मकान का नंबरीकरण किया और मकान से का हम लोगों ने डिटेल लिया कि कितने लोग उसमें रहते हैं, जो वहाँ के किसान ने कहा। फिर उन सभी आंकड़ों की एंट्री हम लोगों ने पोर्टल पे कराई। पोर्टल में आंकड़े कराने के बाद फिर द्वितीय फेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 15/4 को लॉन्च किया गया था। और बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं पूरे बिहार की जनता का, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आ पाई हमारे पास और लोगों ने पूरी तरह सहयोग किया इस मामले में और कहीं कोई बाधा नहीं आई। और हम लोगों ने द्वितीय चरण भी 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया। प्रक्रिया पूरी तरह से सिक्योरिटी के साथ थी। हर मोबाइल ऐप में प्रधान सचिव बताएंगे, हर मोबाइल ऐप एक आदमी से टैग था। उस मोबाइल ऐप से दूसरा आदमी एंट्री नहीं कर सकता था। मोबाइल बदलने के बाद खोलकर सारा जो एंट्री था वो हमारा पासवर्ड से था, सारा कुछ OTP से था। इसलिए पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई गई। 2,34,040 सभी प्रबंधकों ने दिन रात काम किया है, उनका आभार है। 40,000 से अधिक सुपरवाइजरों ने मेहनत की है, उनका आभार है। 805 चार्ट पदाधिकारियों ने, जिसमें 534 प्रखंड विकास पदाधिकारी, 534 अंचलाधिकारी, उसके अतिरिक्त 261 नगर आयोग सिटी ऑफिसर ने किया, उनका बहुत आभार है हमारे तरफ से, सरकार की ओर से। हमारी ओर से आभार है सभी जिलाधिकारियों का, जिन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है। मंडल पदाधिकारी का SDO ने इसका जांच की है। अपर समाहर्ता 38 जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया। इसके दिन रात इतना बड़ा काम बहुत ही कम समय में बहुत गुणवत्तापूर्ण तरह से किया, हम लोगों ने सब आभार है। और मैं पुनः आप सबों का और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने सरकार का जो न्याय के साथ विकास की परिभाषा है, उस आलोक में हम लोग पूरे प्रशासन को आगे ले जाने के लिए इस सर्वे का उपयोग सरकार आगे की ओर करेगी। धन्यवाद। संतोष मल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पत्रकार बंधु, आपका धन्यवाद है। जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का, जाति आधारित गणना का निर्णय लिया, उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म बिजागा ऐप, उसको डेवलप किया और CBS पोर्टल जो है हमारा, उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो IT के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित न हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूं। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इन्यूमरेटर के पास, प्रगणक के पास था, 2,34,000 से ज्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल जातीय गणना जो बिहार सरकार की तरफ से कराई गई, उस जातीय गणना को अब सामने ला दिया गया है कि आखिर किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसको लेकर सियासत हो रही थी। तो कितनी संख्या है उसकी, अब ये संख्या सामने है, जिसमें भूमिहार 2.89% बताए गए हैं, ब्राह्मण 3.67%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, OBC की बात कर लें तो
6.01%। और ये वो आंकड़े हैं, अनुसूचित जाति की बात कर लीजिए तो 19.65% जो है उनकी संख्या बताई गई है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात कर लें तो वहां पर उसकी संख्या 1.85, सामान्य वर्ग के लोगों की 15.52। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। आनंद, इस पूरे रिपोर्ट की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आ पाया है? देखिए भी सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले जातिगत गणना का जो रिपोर्ट था वो सार्वजनिक हो चुका है और उसे जारी कर दी गई है। और पिछड़ा वर्ग जिसमें ओबीसी कहते हैं वो 27.12% है और अति पिछड़ा जिसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं उसकी आबादी बिहार में 36.01% है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति उसकी आबादी अगर अनुसूचित जाति की देखें तो 19.65% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। और सवर्ण जाति यानी कि जो अनारक्षित हुआ उनका। इसके अलावा अगर हम जातिगत गणना की बात करें, जाति के हिसाब से देखें तो इसमें कई सारी ऐसी जातियां जैसे सोनार है उन्हें 0.68%। कुछ प्रमुख बात करें यार में यादव जाति की अगर बात करें तो यादव जाति की आबादी लगभग 14.26% है, जिसमें यादव में ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सतगोप किया है। इसके अलावा अगर राज्य की बात करें तो 7% की आबादी उसकी है। राजभर की बात करें तो 0.17%। इसके अलावा कई सारी ऐसी जातियां हैं जैसे अगर सोनियार की बात करें तो 2.89% है। इसके अलावा मल्लाह की बात करें तो 2.60% की आबादी है। इसके अलावा अगर कुछ और माली जाति की बात करें तो 0.26% है। इसके अलावा ब्राह्मण जाति की बात करें तो 3.65। इसके अलावा बिंद जो कहते हैं जाति बनी जाती है लेकिन उसकी आबादी अगर इसको देखें तो 0.98% यानी कि 1% से भी कम रहा। और बेलदार 0.36। इसके अलावा अगर भाट मुस्लिम की बात करें तो 0.016 है। इसके अलावा नोनिया जाति एक है जो प्रमुख जाति मानी जाती है, उसकी आबादी 1.91 है। और प्रजापति जो कुम्हार जाति है उसकी भी आबादी 1.40% के आसपास है। तो विभा ये कुछ महत्वपूर्ण जातियां हैं बिहार की। इसके अलावा अगर पासी जाति की बात करें तो उनकी आबादी भी 0.98 यानी कि 1% से भी कम है। बढ़ई जाति की 1.45। ये कुछ प्रमुख जातियां हैं जिनकी आबादी इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ विभा। बिल्कुल, तो ये वो तमाम जातियां हैं जिनकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक है, सामने है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह ही कहा था कि देखिए जातीय गणना जो है वो पूरी होने के बाद रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है लगभग। लेकिन अब बिहार में जातीय गणना 2022 के आंकड़े आपके सामने हैं। बिहार में कुर्मी जाति की संख्या को 2.87% बताया गया है। सोनार 0.68%। कुशवाहा की बात कर लें तो 4.21, पिछड़ा वर्ग 27.12%। वहीं ओबीसी की अगर बात की जाए तो 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, ब्राह्मणों की बात की जाए तो 3.67%, भूमिहार 2.89%, मुसहर 3.08%, कुर्मी 2.87, कुशवाहा 4.27, धानुक 2.13, राजपूत 3.45%, वहीं सोनार 0.68, कुम्हार 1.04। तो ये वो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को लेकर अब सियासी तौर पर जो जानकार हैं वो ये मानते रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये आंकड़े जो हैं वो आगामी चुनाव के मद्देनजर ही बेहद महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार बार बार कहती रही है कि योजनाओं को बनाने में सहूलियत होगी, योजनाओं के जरिए हम उन लोगों तक विकास की लकीर खींचेंगे जिनको जरूरत है उसकी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, और ये वो आंकड़े हैं जिसे सरकार ने सामने ला दिया है। कुर्मी, कुशवाहा 4.27%, ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के जरिए अब ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए आंकड़ों के जरिए विकास का खाका खींचा जाएगा। ब्राह्मण जो है वो 3.67%। राजनीतिक तौर पर हालांकि बीजेपी ये बार बार कहती रही कि जातीय गणना के विरोध में हम नहीं खड़े हैं, ये पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि किसकी संख्या कहां तक पहुंची है, आखिर वो जनसंख्या क्या है। राजपूत की बात कर लें तो 3.45%, वहीं सोनार जो है उनकी संख्या 0.68% मानी गई है, वहीं कुम्हार 1.04%। और इन आंकड़ों के साथ अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आनी शुरू हो चुकी हैं।
आगामी चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो या 2025 में विधानसभा का हो, इन चुनाव के मद्देनजर सियासत की बात बार बार की जा रही थी कि जातीय गणना कराने के पीछे का मकसद क्या है। लेकिन जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार करा सकती है, अब उसे लेकर के भी तमाम तरीके से बयान भी सामने आते हुए, लेकिन बिहार सरकार के जातीय गणना का आंकड़ा जो है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जाति 19.95%, अनुसूचित जनजाति भागीदारी की बात बार बार कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। अब ये देखना होगा कि इनमें किसकी स्थिति आर्थिक तौर पर कैसी है, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम ये भी तो जानना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आखिर पिछली बार से जब आखिर बार ये गणना हुई थी, उस गणना से अब तक में क्या बदला है। वहीं नाई की बात कर लें, 1.59% इनकी जनसंख्या सामने आई है। कानू 2.21%। और बिहार में किसकी कितनी जनसंख्या, कायस्थ समाज की बात कर लें तो 0.60%, यादव 14.26%। वहीं अगर बात की जाए बढ़ई की तो 1.45% इनकी आबादी सामने है। धोबी 0.83%। और इन आंकड़ों के जरिए आप, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अब ये आंकड़े सामने हैं, किसकी कितनी आबादी सार्वजनिक है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, ये सेंसस जो किया गया तो उसमें क्या वो फैक्ट और फिगर क्या था, कितने लोग उसमें छूट गए, कितने लोगों का वास्तविक फिगर आया, ये तो थोड़ा सा और देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, सरकार ने जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाई है तो जो डेटा जारी कर रही है, तो अभी तो डेटा के अनुसार थोड़ा और इस पर देखना होगा, समझना होगा कि क्या वास्तव में इनकी वही संख्या है जो संख्या डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, या इनकी संख्या कुछ और है और डेटा में कुछ और रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा और इसको देखना होगा कि उनकी संख्या जो पहले थी अभी क्या है, क्योंकि और भी जो इनके पैरेलल जो चीजें हैं जहां से इनका आंकड़ा मिलता है, थोड़ा उसके साथ को रिलेट करना होगा। बिल्कुल संजय जी, लेकिन जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि ये तो देखना होगा कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं वही आंकड़े वस्तु स्थिति में वैसे ही हैं, या फिर यहां पर भी वो आंकड़ों पर संशय पैदा होता है, सवाल पैदा होते हैं। क्योंकि अगर इसे जांचने और परखने की बात होगी तो आखिर ये परखेगा कौन, जांचेगा कौन, और ये कैसे पुष्ट होगा? देखिए, परखने और जांचने की बात जहाँ तक है तो ठीक है, एक पार्ट होता है जो सरकार अपने स्तर से एक अधिकृत डेटा जारी करती है, लेकिन क्या उस लिस्ट में वो सारे लोग हैं जो उस जाति के हैं, तो उससे तो ही न ट्रांसपेरेंसी होगी। अब मान लिया कि जिनको सेंसस की जिम्मेवारी दी गई, अब वो कुछ पर्टिकुलर लोगों का किए, कुछ घरों को छोड़ दिए, कुछ जगह गए, कुछ जगह नहीं गए, तो ये तो नहीं लोगों को अभी समझ में आ रही है बात ना कि उन्होंने हमारा सेंसस में नाम डाला है कि नहीं डाला है। तो जब तक इसको क्रॉस चेक नहीं किया जाएगा तब तक इस फिगर को लेकर के तो और भी चीजों को देखना ही पड़ेगा कि क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर सही है या आंकड़ा कुछ और है, सेंसस कुछ किया गया और डेटा कुछ और पब्लिश हुआ है। बिल्कुल संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, बहुत जल्द ये आंकड़े सामने होंगे, किसकी कितनी आबादी, अब ये आंकड़े सामने आ गए। बिल्कुल, हमने कहा था कि एक सच्चाई सामने आनी चाहिए और सारे समाजवादियों ने एक मंच पर आके बात को कहा था कि जब इस देश के अंदर में हर चीज की गणना हो ही गई है तो एक बार जाति की गणना हो जानी चाहिए और किस जाति में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियां क्या है इसका आकलन भी चल जाएगा। तो एक सच्चाई है, इस सच्चाई का आकलन होनी चाहिए थी। तो राष्ट्रीय जनता दल इस बात का पक्षकार रहा है और जदयू ने इन बातों को माना है। तो पूरे जो आया है अभी तक की जो रफ्ते आई है वो सब मिलाकर करके आप देखेंगे तो इसमें जाति की तो स्थिति सब कुछ आ ही गई है, शैक्षणिक, आर्थिक सब आई है। तो एक जहां लगेगा कि जिन वर्गों में
हमारी शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियां कमजोर है, उसको और सशक्त करने के लिए एक पूरे तौर पर बजट एलोकेशन तैयार करके और उसको मजबूती प्रदान की जाएगी। बिल्कुल शक्ति जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि मकसद तो इसका यही है ना कि भाई उन तक योजनाएं पहुंचे, उनका विकास हो सके। अगर वो पीछे हैं तो उन्हें आगे लाने के लिए सरकार योजनाओं के जरिए उन तक पहुंच सके। लेकिन क्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति का डेटा भी सामने लाया जाएगा? ये पता कैसे चलेगा आम जनता को कि उसकी स्थिति पहले से बेहतर हुई तो कितनी हुई? देखिए, जब अभी तक का जो वर्तमान रफ्ते हैं, उन रफ्तों में हम शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियां का आग्रह हमको कर ही लिया है, लेकिन सरकार ने कर ही ली है। लेकिन जो पहले जो खबर आई थी, आपको याद होगा, मरहूम जेटली साहब ने जो सामने देश की बदसूरत हाल रखी थी कि 51% देश के अंदर में दिहाड़ी मजदूर है, 13% लोग ऐसे जिसको एक कमरा रहने के लिए नसीब नहीं, ऐसे हैं पॉइंट में ऐसे लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं, 23% युवा वृत्ति देश के अंदर में उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करती है। तो हालत तो चिंताजनक जो आई थी खबर, तो निश्चित तौर पर जानने की कोशिश होनी चाहिए थी और हो भी रहा है। तो हम तो लगातार इन बातों के पक्षकार होते रहे हैं, आज भी हैं कि स्वाभाविक तौर पर सबको एक बार सबको जाति से सबको मिलकर के रहना है, सबको एक साथ रहना है। लेकिन जो मुख्य धारा से कटे हैं शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक से, उनको मजबूती करना है। और ये देश के स्तर पर आज जो बिहार ने करके दिखाया है, देश के स्तर पर इस खुल करके आने चाहिए ताकि शैक्षणिक आर्थिक का अवलोकन हो और तो गया होता है बजट एलोकेशन। ठीक, लेकिन शक्ति यादव जी, अब तो आंकड़े सामने हैं, आंकड़े जारी भी कर दिए गए। अब इन आंकड़ों से आप संतुष्ट हैं? आप जैसा सोच रहे थे, जैसा मान रहे थे, क्या उसी के आसपास ही आपको आंकड़े दिख रहे हैं? देखिए, आंकड़े तो जो लगभग पुराने आंकड़े थे उसमें थोड़ा सा आगे पीछे तो होगा, स्वाभाविक है, चूंकि एक एक घर तक पहुंचा है और कोई भी घर का सदस्य ये नहीं कर सकता है कि मेरे यहाँ नहीं पहुंचा है। अगर नहीं पहुंचा है तो उसके आंकड़े हैं, उसके प्रमाण हैं, आप जिस वर्ग से हैं, जिस जाति से हैं, सामाजिक आर्थिक क्या है, सब चीजों का है। ठीक, बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर संजय कुमार भी जुड़ चुके हैं, सोशल साइंटिस्ट CSDS के। संजय जी, चूंकि अब आंकड़े हैं तो इन आंकड़ों से पहले खूब सियासत हुई, कहा गया कि इन आंकड़ों के जरिए तो वस्तु स्थिति का पता चलेगा। आप इस आंकड़े को कैसे देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया? मुझे आंकड़ों के बारे में पता नहीं है कि आंकड़े आए क्या हैं। अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें तो मैं बिल्कुल, मैं आपको आंकड़े बताती हूँ। आंकड़े जो इस रूप में हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। ब्राह्मणों की संख्या बताई गई 3.67%, भूमियार 2.89% के आसपास बताए गए हैं, मुसहर जाति 3.08% बताई गई है, कुर्मी 2.87 उसकी आबादी, कुशवाहा की आबादी 4.27, धानुक 2.13, राजपूत 3.45%, कुशवाहा की बात कर लें तो 4.27, सोनार 0.68% के आसपास, कुम्हार 1.04, पिछड़ा वर्ग की अगर बात कर लें तो 27.12% उनकी आबादी बताई गई है, ओबीसी 36.01% और अनुसूचित जाति 19.65%। ये इस वक्त जो आंकड़े सामने हैं, इन आंकड़ों के आधार पर आपको लगता है कि पिछली बार जब गणना हुई थी उस गणना से इस बार की गणना में बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है? नहीं, बहुत कुछ चेंज दिखाई नहीं पड़ रहा और इसकी वजह है क्योंकि जब हम पुराने जनगणना की बात करते थे तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेशियो है अलग अलग जातियों में बहुत अंतर नहीं है। ये जरूर है कि पिछड़ी जातियों में या आप दलितों में कहें तो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेशियो है थोड़ा सा ज्यादा होता है अगर अपर कास्ट से देखें, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो पैटर्न है वो सोशियो इकोनॉमिक के आधार पे भी होता है। लेकिन जो कुछ भी आंकड़े आए वो बहुत अलग नहीं है और इससे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, मुझे कोई आश्चर्यचकित नहीं हूं मैं कि किसी जाति की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है मेरे अनुमान के हिसाब से या कम हो रही है। लेकिन मुझे लगता है सबसे असल जो आंकड़ा है वो सामाजिक आर्थिक आधार का है। जब तक उसकी जानकारी होगी तभी हम इस पे आगे और बढ़ सकते हैं। लेकिन
कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे लगभग उतने ही हैं। ओबीसी की संख्या थोड़ी सी ज्यादा दिखाई पड़ती है, जो मुझे लग रहा है पहले के अनुमान के हिसाब से। बिल्कुल प्रोफेसर संजय, चूंकि आपका तजुर्बा है, आपने कई इस तरह के सर्वे देखे होंगे, उसका हिस्सा भी रहे होंगे और इनको विश्लेषण आपकी तरफ से भी किया गया होगा। क्या इन आंकड़ों के जरिए एक आम जनता ये सोचती है कि भाई आर्थिक स्थिति का अनुमान कैसे लगेगा? ये आंकड़े तो सामने आ गए, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आम नागरिक इसे कैसे समझे कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई कि वहीं के वहीं वो टिके हुए या फिर वो नीचे ही आ गए? नहीं, इन आंकड़ों से तो बिल्कुल आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलेगा। आर्थिक स्थिति का पता तभी चलेगा जब इसके आंकड़े इकट्ठा किए गए होंगे, जब कास्ट सेंसस हो रहा होगा, तो जब लोगों से ये पूछा गया होगा कि उनकी आमदनी कितनी है, उनके घर में चीजें कितनी है, कितनी शिक्षा है, जब उन आंकड़ों को पेश किया जाएगा तभी आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का पता चलेगा। सिर्फ इन आंकड़ों से कतई पता नहीं चलता कि किसी जाति की आर्थिक स्थिति या शैक्षणिक स्थिति कैसी है। बिल्कुल प्रोफेसर संजय, चूंकि मैं जो चार्ट को देख पा रही हूं, जिन आंकड़ों की प्रति मेरे पास इस वक्त मौजूद है, उनमें पिछड़ा वर्ग 27.12%, ओबीसी की बात कर लें तो 36.01% और अनुसूचित जाति 19.65%। यानी कि इस पूरे चार्ट की अगर मैं बात करूं तो इनकी आबादी ही सबसे ज्यादा है। पिछली बार की तुलना में इस बार की अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो कितना बदलाव आपको दिखता है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा घनत्व वाले कह लें या आबादी वाले वर्ग हैं। दलितों में तो कोई फर्क ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि दलितों की आबादी तो 2011 के सेंसस में भी गिनती हुई थी उनकी। सवाल सिर्फ ओबीसी की बात है और दूसरे अन्य जातियों की बात हो रही है, जिनकी गिनती देश के सेंसस में नहीं होता है। मुझे लगता है थोड़ा सा अनुपात ओबीसी, जिसमें आप पिछड़े वर्ग और ओबीसी की बात कर रहे हैं, जो दोनों को मिला दें तो थोड़ा सा पुराने अनुमान के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ावा दिखाई पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत मामूली है। 1-1.5 से 2% से ज्यादा का अंतर मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है 1-1.5-2% पहले के अनुमान से कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। बाकी जातियों की तुलना में भी इन वर्गों की हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए प्रोफेसर संजय।